हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर सीए डॉक्टर अमित खांडल। तो दोस्तों, हम ऑलरेडी लेक्चर नंबर 1 रिकॉर्ड कर चुके हैं। आज हम लेक्चर नंबर 2 आप लोगों के लिए रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। दोस्तों, जो हमारा लास्ट क्लास था उसमें मैंने आपको बहुत डिटेल में बताया था कि हमारा स्टडी का पैटर्न क्या होगा, हम कैसे पढ़ाई करेंगे 2024 के लिए। दोस्तों, दिस इज अ लेटेस्ट रिकॉर्डिंग फॉर ऑल ऑफ यू। तो दिल थाम कर बैठिएगा। लास्ट क्लास में मैंने जो भी बताया था उसको एक बार रिवाइज कर रहा हूं। अगर आपने हमारा फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है दोस्तों, तो एक बार उसको जरूर देख लीजिएगा। तो दोस्तों, लास्ट क्लास में हमारा डिस्कशन हुआ था टेक्स्ट के बारे में कि भाई अल्टीमेटली टेक्स्ट का मतलब क्या है, टेक्स्ट किसको बोलते हैं। तो टेक्स्ट का मतलब क्या है जी, ये मैं आपको बता दूं एक बार फटाफट से। पुराना वाला जो कोर्स है जो हमने लेक्चर नंबर 1 में पढ़ा था उसको फटाफट से क्विक उसका रिकेप कर लेते हैं। तो टेक्स्ट का मतलब होता है कंपल्सरी एक्सटोर्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। मतलब जब किसी मनी का कंपल्सरी एक्सटोर्शन होता है तो उसे हम लॉ की लैंग्वेज में क्या बोलते हैं भाई, टैक्स बोलते हैं, राइट। और ये जो टैक्स होता है ये कंपल्सरी होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि भाई जो मुंबई में हफ्ता वसूली हो रही है वो कंपल्सरी है तो आप उसको टैक्स बोल दोगे, ना जी ना। टैक्स को लगाने के लिए दोस्तों कानून का होना बहुत जरूरी है, लॉ का होना बहुत जरूरी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये निकल कर आता है कि भाई ये जो कानून होता है, ये जो लॉ होता है, ये कहां से बनता है। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया देश में बनाया गया है, भारत का संविधान, वहां से लॉ बनाने की पावर मिलती है। कोई भी लॉ अगर हमारी कंट्री में बनाया जाएगा दोस्तों, तो उसका जो पावर है वो कहां से मिलेगा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। अच्छा, टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं, कॉमन जो सोसाइटी के एक्सपेंडिचर होते हैं, जो सोसाइटी के लिए हमें वेलफेयर का खर्चा करना पड़ता है, उसके लिए माय डियर फ्रेंड्स टैक्स लगाया जाता है। टैक्सेस कितने टाइप के होते हैं ये भी बताया था कि भाई 2 टाइप के टैक्सेस होते हैं। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड डायरेक्ट टैक्स एंड द अनदर वन इज कॉल्ड इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, डायरेक्ट टैक्स में और इनडायरेक्ट टैक्स में क्या डिफरेंस है ये भी हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो किसी भी पर्सन की इनकम पर लगाया जाता है ना, और जिस पर लगाया जाता है उसे ही दोस्तों बर्डन बियर करना पड़ता है। मतलब अगर मैं इनकम कमा रहा हूं तो भाई मेरे ऊपर लगाया जाएगा, तो मुझे ही उसका बर्डन बियर करना पड़ेगा, मुझे इनकम के ऊपर टैक्स देना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स। क्योंकि मेरा पड़ोसी नहीं देगा टैक्स, मुझे देना पड़ेगा। सो इट इज डायरेक्टली लेवियड ऑन मी। और मैंने एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिया था कि भाई जिसके इंजेक्शन लगेगा अगर उसी के दर्द हो रहा है, जैसे इंजेक्शन लगा और आवाज आई आ ओहो, इसका मतलब डायरेक्ट टैक्स है। दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। दोस्तों, इनडायरेक्ट टैक्स जो है ना वो गुड्स और सर्विसेज के ऊपर लगाया जाता है। जितने भी हमारे गुड्स और सर्विसेज होते हैं उनके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्स को लगाया जाता है। जैसे जीएसटी हो गया, जैसे हमारी कस्टम ड्यूटी हो गई, ये सब हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। अच्छा दोस्तों, इसमें बर्डन हमेशा क्या होता है, शिफ्ट होता है। इसमें जो बर्डन होता है ना वो हमेशा एक पर्सन से दूसरे पर्सन के ऊपर शिफ्ट होता है। जैसे मान लो जी कोई मैन्युफैक्चरर है, उसने कुरकुरे बनाए, मैंने कुरकुरे का एग्जांपल दिया था लास्ट क्लास में। तो जैसे ही कोई बंदा कुरकुरे बनाएगा तो कुरकुरे के ऊपर जीएसटी लगेगा। अच्छा, मैन्युफैक्चरर वो जीएसटी गुड्स की प्राइस में ऐड करेगा और किसको सेल कर देगा, होलसेलर को। फिर होलसेलर अपना वैल्यू एडिशन करेगा, फिर वो जीएसटी लगाएगा, तो वो टैक्स का बर्डन डाल देगा रिटेलर पर, वो रिटेलर से रिकवर करेगा और गवर्नमेंट को टैक्स जमा कराएगा। रिटेलर उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड कर देगा और वो बेच देगा हम जैसे प्यारे प्यारे कंज्यूमर्स को। तो टैक्स का जो बर्डन है वो यहां पर दोस्तों शिफ्ट हो जाता है। क्या हो जाता है, शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो टैक्स का बर्डन शिफ्ट होता है ना फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, इसको हम इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं।
देखो हम लोग सब कौन हैं, फाइनल कंज्यूमर हैं। हम दिन भर में बहुत सारे गुड्स, बहुत सारी सर्विसेज को कंज्यूम करते हैं, तो दोस्तों उसका बर्डन हमारे ऊपर ही आता है। अच्छा, गवर्नमेंट हमारे से कभी भी जीएसटी नहीं मांगेगी। गवर्नमेंट हमेशा जीएसटी किससे मांगती है? जो सेलर होता है, जो वेंडर होता है, उससे मांगती है। ठीक है, तो मांगती उससे है, लेकिन बर्डन हमारे ऊपर आता है। मतलब जो भी रिटर्न फाइल करनी है, जो भी टैक्स जमा कराना है, वो सब उस सेलर को करना पड़ेगा एज ए बायर दोस्तों, लेकिन टैक्स का बर्डन हमारे ऊपर आएगा क्योंकि हम उसका असली मजा ले रहे हैं। तो जो भी गुड्स और सर्विस को फाइनली कंज्यूम करता है, उसके ऊपर टैक्स का बर्डन आता है। इसमें जीएसटी और कस्टम ड्यूटी का नाम आता है। जितने भी गुड्स और सर्विस पर लगने वाले टैक्सेस होते हैं, उन सब का नाम यहां पर आता है। ये सारी बातें मैंने बताई थी, राइट। चलो जी, अब टैक्सेस जो लगाए जाते हैं दोस्तों, उसका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड भी मैंने आपको लास्ट क्लास में समझाया था। जब भी हम नई क्लास रिकॉर्ड करेंगे भाई, लास्ट क्लास का एक छोटा सा क्विक रिवीजन हमेशा देकर चलेंगे। लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरी वीडियो को आज देख रहे हो तो दोस्तों आप मेरा लेक्चर नंबर 1 जरूर देखिएगा, राइट। मैंने इसकी कंप्लीट प्लेलिस्ट यूट्यूब पर भी बना रखी है, और हमारा जो अमित खांडल क्लासेस ऐप है उसके ऊपर भी मैंने इसकी पूरी आप लोगों को फ्री डेमो लेक्चर सीरीज दे रखी है। बहुत बढ़िया सर। अब दोस्तों सबसे बड़ा दिमाग में जो क्वेश्चन आता है वो ये आता है कि सर कानून कहाँ से बनते हैं, टैक्स कहाँ से लगाए जाते हैं। तो मैंने बताया भाई, इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पावर्स दी जाती है। जो भी हमारे देश का कॉन्स्टिट्यूशन होता है ना, वहां पर पावर्स मिलती है, पावर्स। तो हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स होते हैं। जैसे आप अगर किसी एक्ट को पढ़ते हो तो वहां पर क्या होते हैं मुझे बताओ? वहां पर सेक्शन होते हैं, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3। लेकिन जब आप कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ते हो तो दोस्तों वहां पर होते हैं आर्टिकल्स। आर्टिकल 1, 2, 3, 4, ऐसे एक आर्टिकल नंबर है 246। तो जब आप आर्टिकल नंबर 246 पर जाओगे तो वहां पर आपको 7th शेड्यूल मिलेगा। क्या मिलेगा दोस्तों? 7th शेड्यूल। उसमें 3 तरह की लिस्ट मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी। एक का नाम होता है यूनियन लिस्ट, एक का नाम होता है स्टेट लिस्ट, और दोस्तों एक का नाम होता है कॉन्करेंट लिस्ट। और मैंने क्या बताया था कि भाई यूनियन लिस्ट में जितने भी मैटर्स होते हैं उस पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। स्टेट लिस्ट के अंदर जितने भी मैटर्स होते हैं वहां पर लॉ बनाने का एक्सक्लूसिव पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होता है। और कॉन्करेंट लिस्ट में जितने भी मैटर होते हैं दोस्तों, वहां पर लॉ बनाने का जो एक्सक्लूसिव पावर है वो दोनों सरकार के पास है। मतलब वहां चाहे तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है, और वहां अगर अपन चाहें तो स्टेट गवर्नमेंट भी लॉ बना सकती है। तो ये सारी बातें दोस्तों मैंने बताई थी, ठीक है ना। अच्छा, अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स का जन्म कहां से हुआ है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। तो दोस्तों इनकम टैक्स कहां से आया हमारे देश में? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आप जब जाते हो 7th शेड्यूल में, आर्टिकल 246 में बना हुआ है वो, तो वहां पर एक यूनियन लिस्ट है दोस्तों। उस यूनियन लिस्ट में बहुत सारी एंट्रीज हैं। एंट्री 1, एंट्री 2, एंट्री 3, एंट्री 4, ऐसे 97 एंट्रीज हैं। एंट्री का मतलब है 97 वो सब्जेक्ट हैं जिस पर सेंट्रल गवर्नमेंट को लॉ बनाने की पावर है। तो उसमें एक एंट्री नंबर आता है 82। अच्छा, वो जो एंट्री नंबर 82 है ना, उसमें लिखा हुआ है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती है। वो क्या लगा सकती है? इनकम के ऊपर टैक्स लगा सकती है, एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम। मतलब पूरे इंडिया में अगर कहीं भी इनकम कमाई जा रही है तो उस पर टैक्स लगाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर। क्योंकि एग्रीकल्चर इनकम इज अ मैटर ऑफ स्टेट लिस्ट।
लेकिन एक मजे की बात बता दूं दोस्तों, स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगा सकती है लॉ बनाकर, लेकिन अभी तक कोई भी स्टेट गवर्नमेंट एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स नहीं लगा रही है, क्योंकि इतनी हिम्मत नहीं है भाई, इतनी हिम्मत नहीं है। तो ये सारी तमाम बातें दोस्तों मैंने आपको लास्ट क्लास में बताई थी, राइट। तो आज हम ओवरव्यू करेंगे यहां पर इनकम टैक्स का। तो दोस्तों ये एक बहुत ही बढ़िया सा चार्ट आपको नजर आ रहा होगा कि बीच में मैंने लिखा है इनकम टैक्स का लॉ, और इसके चारों तरफ बहुत सारे जो छोटे छोटे ग्रह हैं वो चक्कर लगा रहे हैं। देखो इनकम टैक्स लॉ कितनी चीजों से मिलकर बनता है। आप ये जो पूरा का पूरा इनकम टैक्स लॉ यहां पर पढ़ने जा रहे हो, ये कितनी चीजों से मिलकर बना है। तो मैं बता दूं भाई, इसमें सबसे पहला नाम जो निकल कर आता है दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स एक्ट। सबसे पहला नाम यहां पर इनकम टैक्स एक्ट का आता है, मतलब हमारे देश में एक कानून बनाया गया है इनकम टैक्स एक्ट, ठीक है। उस कानून में बहुत सारे सेक्शन है, वो आपको पढ़ने पड़ेंगे। दूसरा दोस्तों, हर साल हमारी कंट्री में एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है, जिसको आप लोग बजट बोलते हो। बजट आ गया, बजट आ गया, अरे फैब में बजट आ गया। अच्छा, कईयों को पता ही नहीं क्या होता है बजट, लेकिन बातें ऐसी करते हैं जैसे पता नहीं कितने बड़े इकोनॉमिस्ट हैं, कितने बड़े फाइनेंशियल एनालिस्ट हैं, है ना। एक दिन तो हमारे ऑफिस में, पता है हमारे जो ऑफिस बॉय है वो पियोन क्या बोलता है, सर बजट आ गया, बजट। अपने दोस्तों को कह रहा बजट आ गया। मैंने कहा तुमको पता भी है बजट का मतलब क्या होता है? दोस्तों बजट का मतलब होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। हर साल हमारे देश में एनुअल फाइनेंस एक्ट आता है, क्योंकि दोस्तों इनकम टैक्स का एक्ट तो 1961 में बन गया, लेकिन एवरी ईयर दोस्तों इसके अंदर चेंज करना पड़ता है, इसको अमेंड करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट। जो भी हमारे देश की पॉलिसीज हैं, जो भी सरकार आगे करना चाहती है, उसके अकॉर्डिंग वो एनुअल फाइनेंस एक्ट में बहुत सारे चेंजेस लेकर आती है, और वो जो चेंजेस होते हैं उनको फिर इनकम टैक्स के एक्ट में इनकॉर्पोरेट किया जाता है। अच्छा, एक चीज और होती है दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स रूल्स। अब ये रूल्स क्या चीज होती है भाई? अरे इनकम टैक्स का एक्ट तो बन गया, आप लोग मस्त रहो, बस ये नोट्स साथ में पढ़ लो, क्वेश्चंस में साथ में करा दूंगा। इसके अलावा दोस्तों कुछ भी पढ़ने का जरूरत नहीं है, इसके बाहर एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला। मैं आपको जितने क्वेश्चन अभी क्लास में कराऊंगा स्टडी मैट के साथ में दोस्तों हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस का भी प्रैक्टिस करके चलेंगे। इसको पढ़ लिया तो लाइव जिंगा लाला, समझ में आ रही है बात? तो एक तो इनकम टैक्स का एक्ट बना हुआ है दैट इज कॉल्ड 1961। दूसरा है दोस्तों कि वो जो इनकम टैक्स का एक्ट बना हुआ है उसके अंदर एवरी ईयर जो भी चेंजेस वगैरह करने हैं, लॉ में कोई सेक्शन हटाना है, जोड़ना है, उसके लिए एनुअल फाइनेंस एक्ट एवरी ईयर आता है, जिसको हम लोग बजट बोलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट है इनकम टैक्स रूल्स। दोस्तों एक्ट में सारी बातों को नहीं लिखा जा सकता, उसके लिए रूल्स बनाए जाते हैं। ये जो रूल्स होते हैं वो हमेशा एक्ट के सपोर्ट में बनाए जाते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपने इनकम अर्न करी, उसके ऊपर टैक्स लगेगा। इनकम कैसे कंप्यूट करनी है, उसका टैक्स कैसे निकालना है, वो सारी बातें इनकम टैक्स के एक्ट में मेंशन्ड है। लेकिन दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि एवरी ईयर हम जो भी इनकम यहां पर अर्न करते हैं उसे हमें एक प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में फाइल करना पड़ता है, और जब वो इनकम किसी प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट में आप फाइल करते हो तो उसे हम लॉ की भाषा में बोलते हैं इनकम टैक्स रिटर्न। क्या बोलते हैं दोस्तों? इनकम टैक्स रिटर्न बोलते हैं। हर साल अभी देखो हमारे ऑफिस में भीड़ लगी हुई है इनकम टैक्स रिटर्न बनाने वालों की। जो लोग आए, सर रिटर्न बना दो, सर रिटर्न बना दो। रिटर्न का मतलब है यू हैव टू डिक्लेयर योर इनकम इन अ प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट। अब वो जो रिटर्न है उसे आप किस फॉर्मेट में फाइल करोगे, उस रिटर्न को फाइल करने का फॉर्मेट क्या होगा, वो दोस्तों इनकम टैक्स रूल्स में बताए गए हैं। अलग अलग फॉर्मेट हैं। अगर आप बिजनेस से इनकम अर्न करते हो तो अलग फॉर्मेट है, अगर आप एक्सक्लूसिव सैलरी इनकम ही अर्न करते हो तो उसका अलग फॉर्मेट है।
तो वो फॉर्मेट आपको रूल्स में मिलेगा। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती है जो आपको रूल्स में दी हुई होती है। बहुत सारे ऐसे सर्टिफिकेट होते हैं जो आपको सीए से, सीएमए, सीएस, उनसे आपको साइन करवाने पड़ते हैं। वो एक्ट में नहीं होते हैं, वो रूल्स में होते हैं। तो जब भी आप किसी प्रोफेशनल के ऑफिस में जाते हो तो दोस्तों वहां पर दो मोटी मोटी बुक्स, किताबें आपको मिलती है। एक पर लिखा होता है इनकम टैक्स एक्ट 1961, एक पर लिखा होता है इनकम टैक्स रूल्स। तो रूल्स हमेशा एक्ट को सपोर्ट करने के लिए बनाए जाते हैं। दोस्तों अगर आप किसी एक्ट को पढ़ रहे हो और उस एक्ट को पढ़ते समय उसमें अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाए कि एज प्रेस्क्राइब्ड, तो इसका मतलब यह होता है कि भाई इसका रेफरेंस आपको रूल्स में मिलेगा। अगर एक्ट में ये लाइन आ जाती है एज प्रेस्क्राइब्ड, इसका मतलब उसका रेफरेंस आपको कहां पर मिलेगा? रूल्स में मिलेगा। दोस्तों साथ में होते हैं सर्कुलर और नोटिफिकेशन। अरे एक्ट में कोई भी बात लिख दी, अब वो लोगों के समझ में ही नहीं आ रही, तो उसको क्लैरिफाई करने के लिए गवर्नमेंट सर्कुलर जारी करती है। ये सारी बातें अभी नोट्स में लिखी हुई है, मैं आपको दिखाऊंगा। आपको केवल अभी अच्छे से पढ़ना है, अपने दिमाग में समझना है भाई, कॉन्सेंट्रेट करके बैठना है। बहुत सारे बच्चे पढ़ाई करने बैठते हैं लेकिन उनके दिमाग में और बहुत सारी चीजें चलती है। ओहो मैं तो कल शादी में गया था, अच्छा ओहो कितना मजा आया था, वाह वो कितना बढ़िया डांस कर रही थी, ये दिमाग में चलता है। अरे जब पढ़ रहे हो तो केवल पढ़ाई को एंजॉय करो, और जब शादी में जा रहे हो तो जिसको देखना उसको एंजॉय करो, है ना। जो काम जिस टाइम पर करते हो भाई उसको उसी टाइम पर एंजॉय करना है। उस टाइम पढ़ाई का चिंता नहीं होना चाहिए, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तो शादी याद नहीं आनी चाहिए, है ना। तो ये नियम है जी जो मैं अपने जीवन में फॉलो करता हूं। भाई जो काम करना है उसको पूरे मजे के साथ करो, पूरी शिद्दत के साथ करो। घूमने जाना है तो पूरे घूमने के मजे लो, शादी में जाना है पूरे शादी के मजे लो, खाना खाने जा रहे हो खाने में मजे लो, लेकिन जब पढ़ाई कर रहे हो तो दोस्तों पढ़ाई में मजा लो। और पढ़ाई में मजा आता है दोस्तों, अभी तो बस सेकंड क्लास है, आप देखते जाओ, पढ़ाई में बहुत मजा आने वाला है। आपको इतना मजा आएगा कि आप कहोगे वाओ मजा आ गया भाई, मजा आ गया। जैसे कई बार होता है ना, आप लोगों को मान लो कोई स्पोर्ट्स पसंद है, क्रिकेट खेलना, 4 घंटे खेल लिए, 5 घंटे खेल लिए, पसीने आ रहे हैं, पर आप ऐसे नहीं कह रहे कि मैं थक गया, आप कह रहे हैं जी मजा आ गया। ऐसे ही दोस्तों पढ़ाई में भी जब आप 3 घंटे 4 घंटे 5 घंटे पढ़ लो, तो अगर आपके मुंह से ये ना निकले ना मजा आ गया, तो मेरा नाम बदल दियो। हम लोग इतना इंटरेस्ट क्रिएट करेंगे इस सब्जेक्ट में कि आपको असली में मजा आ जाएगा। और रियली में दोस्तों ये सब्जेक्ट केवल एग्जाम पास करने के लिए नहीं है। जब आप ट्रेनिंग पर जाओगे, जब आप ऑफिस में जाओगे, जब आप प्रैक्टिस में उतरोगे, जब आप जॉब में जाओगे, टैक्स हर जगह आपको देखने को मिलेगा और हमेशा आपको मेरी याद आएगी। अच्छा, तो सर्कुलर और नोटिफिकेशन का मतलब क्या है? सुनो मेरी बात, ये जो सर्कुलर होता है ये एक तरह का क्लैरिफिकेशन होता है। क्लैरिफिकेशन का मतलब होता है किसी बात को समझाना। अरे कोई चीज सेक्शन के अंदर लिख दी गई है, अब उसका लोग अलग अलग मीनिंग लगा रहे हैं, तो उसका क्लैरिफिकेशन इशू किया जाता है। और क्लैरिफिकेशन कौन इशू करेगा? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। ये जो सीबीडीटी है ना, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, वो यहां पर क्लैरिफिकेशन इशू करता है ना। तो सर्कुलर इशू करने का काम हमेशा सीबीडीटी का होता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस का। अच्छा, सर्कुलर का मतलब है क्लैरिफिकेशन, और जरूरी नहीं है कि क्लैरिफिकेशन को मैं मानूं, मतलब इट इज नॉट बाइंडिंग ऑन द असेसी। हाँ, डिपार्टमेंट के ऑफिसर को मानना पड़ेगा जो भी सर्कुलर है, लेकिन जो असेसी है, जो टैक्स पेयर है, उसे मानना जरूरी नहीं है। सर ये नोटिफिकेशन क्या होता है? ये सारी बातें अभी लिखी हुई दिखाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट, अभी लिखी हुई दिखाऊंगा नोट्स में। नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है, और दोस्तों नोटिफिकेशन को इशू करने के पीछे पर्पस होता है
लॉ के अंदर अमेंडमेंट करना, लॉ में किसी नए प्रोविजन को जोड़ना, किसी को हटाना, है ना, ड्यूरिंग द ईयर। बजट नहीं, देखो बजट तो साल में एक बार आएगा, एनुअल फाइनेंस एक्ट तो साल में एक बार पास होता है, लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर गवर्नमेंट को लॉ में कुछ भी चेंज करना पड़े तो उसके लिए गवर्नमेंट 1 ईयर का वेट नहीं करेगी कि भाई बजट आएगा तब चेंज करेंगे ना, गवर्नमेंट उसके लिए नोटिफिकेशन इशू कर सकती है। अच्छा, नोटिफिकेशन का मतलब होता है लॉ को चेंज करना, उसमें बदलाव करना। इट इज नॉट क्लैरिफिकेशन, इट इज अमेंडमेंट इन लॉ। इट मे बी सम एडिशन, इट मे बी सम डिलीशन। सो नोटिफिकेशन इज बाउंडिंग ऑन ऑल पर्सन, जितने भी लोग होते हैं सबको नोटिफिकेशन मानना पड़ता है। अब वो चाहे टैक्स पेयर हो, चाहे वो डिपार्टमेंट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो कोर्ट हो, सब मानेंगे नोटिफिकेशन को। तो नोटिफिकेशन का इफेक्ट ऑल पर बाउंडिंग है, सर्कुलर सब पर बाउंडिंग नहीं है। सर्कुलर कौन इशू करता है? सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। और जो नोटिफिकेशन है उसको कौन इशू करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। बहुत बढ़िया। इसके अलावा दोस्तों बहुत सारे लीगल डिसीजंस भी होते हैं कोर्ट के बहुत सारे लीगल डिसीजंस भी होते हैं। जो हमारा कोर्ट होता है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, इनके डिसीजन भी अपने आप में कानून से कम नहीं होते, लॉ से कम नहीं होते। तो ये सारी चीजें मिलकर एक एंटायर इनकम टैक्स लॉ को बनाती हैं, ये सारी चीजें मिलकर, जिसमें इनकम टैक्स एक्ट का नाम आ गया, जिसमें एनुअल फाइनेंस एक्ट का नाम आ गया, जिसमें इनकम टैक्स रूल्स का नाम आ गया, सर्कुलर, नोटिफिकेशन, कोर्ट के डिसीजन, ये सब आ गए। चलो दोस्तों, अब 1 बाई 1 करके पढ़ाता हूं सारे आप लोगों को, 1 बाई 1 करके पढ़ते जाते हैं। राइट, सबसे पहला नाम आया भाई इनकम टैक्स एक्ट 1961। दोस्तों ये भारत में इनकम टैक्स को लगाने का कानून है। आपने अभी अभी पढ़ा था कि जो यूनियन लिस्ट है उसका जो एंट्री नंबर 82 होता है ना, वहां पर इनकम टैक्स लगाने का पावर दिया गया है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनकम के ऊपर क्या लगा सकती है? टैक्स लगा सकती है। अच्छा, ये जो इनकम टैक्स होता है ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, फुल इंडिया। इंडिया मतलब इंक्लूडिंग जम्मू कश्मीर, सब कुछ मिलाकर है, पूरा भारत। और ये कानून हमारे देश में आया कब? दैट इज इंपॉर्टेंट वन, एग्जाम में छोटा मोटा MCQ बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है। इट इज एप्लीकेबल फ्रॉम 1 अप्रैल 1962। तो दोस्तों कानून कब बना? 1961 में बना। लेकिन दोस्तों ये कानून इफेक्टिव कब से हुआ? 1 अप्रैल 1962 से। और दोस्तों काफी बड़ा कानून है, इसमें 1 से लेकर और 298 सेक्शंस हैं। इनकम टैक्स का जो लॉ है, अरे बेटा गए काम से, 298 सेक्शन पढ़ने पड़ेंगे, टेंशन मत लो। ये सारे सेक्शन आप लोगों के इंटर लेवल पर नहीं हैं। इंटर लेवल पर बेसिक पार्ट है, बाकी सारे 298 सेक्शन आपके फाइनल लेवल पर आते हैं। सो डोंट वरी अबाउट दैट। इसके अलावा बहुत सारे शेड्यूल हैं, 1 से लेकर 14 शेड्यूल। तो ये इनकम टैक्स का लॉ पूरे भारत में एप्लीकेबल है। 1 अप्रैल 1962 से ये आया है। 298 इसमें सेक्शंस हैं। ये सारी तमाम बातें दोस्तों मैंने आपको बताई है। अच्छा दोस्तों, ये जो सेक्शंस होते हैं ना, इनमें सब सेक्शन भी होते हैं। सेक्शन के अंदर सब सेक्शन होते हैं, जैसे सेक्शन 1, सेक्शन 2, जैसे सेक्शन 10, तो 10(1), 10(2), 10(3), तो सेक्शन तो 10 हो गया और उसका सब सेक्शन हो गया 1, 2, 3, ऐसे होता है। ईच पार्ट ऑफ द सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड वन इज नॉट रिलेटेड विद अदर। सच पार्ट आर कॉल्ड क्लॉज। क्लॉज होते हैं दोस्तों, क्लॉज। सब सेक्शन ऑन दी अदर हैंड रेफर टू सच पार्ट ऑफ दी सेक्शन। मतलब अगर आप किसी सेक्शन को पढ़ रहे हो और उसमें सब सेक्शन आ रहा है तो वो सारे उसके पार्ट हैं। ईच पार्ट इज रिलेटेड विद अदर
and all subsections taken together complete the concept in that section. तो अगर मैं किसी सेक्शन को पढ़ता हूं और दोस्तों उसके अंदर बहुत सारे सब सेक्शन आते हैं, तो इसका मतलब वो सारे सब सेक्शन उस सेक्शन के पार्ट हैं और वो सारे पार्ट आपस में कोरिलेटेड हैं और वो सारे पार्ट मिलकर किसी सेक्शन को बनाते हैं, राइट। जबकि अगर कोई क्लॉज आता है बीच में, क्लॉज, तो क्लॉज का मतलब है कि वो एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है, हर क्लॉज अलग अलग है, एवरी क्लॉज इज डिफरेंट। इस बात को आप एग्जाम्पल से भी समझ सकते हो। जैसे द क्लॉज ऑफ सेक्शन 2 डिफाइंस द मीनिंग ऑफ टर्म्स यूज, मतलब कोई भी कानून देख लो, नॉट ओनली इनकम टैक्स, कोई भी लॉ उठाकर देख लो, सेक्शन 2 का मतलब होता है माय डियर फ्रेंड्स डेफिनेशंस। सेक्शन 2 का मतलब डेफिनेशन होता है। कानून के अंदर बहुत सारी क्या होती है, डेफिनेशन। तो जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया कि सेक्शन 2 के अंदर ये जो हमारा सेक्शन 2 होता है भाई, सेक्शन जो 2 होता है उस सेक्शन 2 के अंदर डेफिनेशन वाला पार्ट होता है। कौन सा पार्ट होता है, डेफिनेशन वाला। तो जैसे एग्रीकल्चर इनकम को डिफाइन किया गया है सेक्शन 2 के क्लॉज 1A में, ऐसे ही सेक्शन 2 का जो क्लॉज 1B है उसमें अमलगमेशन वर्ड डिफाइन किया गया है। तो बताओ दोस्तों, एग्रीकल्चर इनकम एक अलग चीज है, अमलगमेशन एक अलग चीज है, दोनों अलग अलग चीजें हैं, दोनों डिफरेंट डिफरेंट क्लॉज हैं, दोनों एक दूसरे से अलग है। एग्रीकल्चर इनकम का डेफिनेशन अलग है, अमलगमेशन का डेफिनेशन अलग है, ये सब एक दूसरे से अलग है माय डियर फ्रेंड, इंडिपेंडेंट हैं। जैसे सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 की, अगर सबसेक्शन नहीं सॉरी क्लॉज 1 की अगर हम बात करें तो वहां पर एग्रीकल्चर इनकम के बारे में एग्जम्पशन बताई गई है कि अगर आप इंडिया में एग्रीकल्चर इनकम कमाते हो तो दोस्तों आपको उस इनकम पर टैक्स नहीं देना पड़ता। ऐसे ही सेक्शन 10 में क्लॉज 2 आता है, क्लॉज 2। क्लॉज 2 में लिखा हुआ है कि जो HUF होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, ये जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है जिसको आप लोग HUF बोलते हो, उसके जो मेंबर्स होते हैं उनकी इनकम हमेशा एग्जम्प्ट होती है। तो HUF के जो मेंबर होंगे उनकी इनकम को एग्जम्प्ट माना जाएगा, एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट माना जाएगा क्लॉज 1 में। तो मुझे बताओ दोस्तों, क्या ये क्लॉज नंबर 1 और क्या ये क्लॉज नंबर 2 सेम है या अलग है एक दूसरे से? ये एक दूसरे से अलग है, ये सारे इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं माय डियर फ्रेंड, इंडिपेंडेंट क्लॉज। इसके बाद सेक्शन 5 की बात करते हैं। सेक्शन 5 इनकम टैक्स में सेक्शन 5 है। अब उसमें 2 सब सेक्शन है, सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2। सबसेक्शन 1 में किसी रेजिडेंट की इनकम निकालने की बात है और सबसेक्शन 2 में किसी नॉन रेजिडेंट की इनकम निकालने की बात है। तो सबसेक्शन है, एक में रेजिडेंट की इनकम निकालने की बात हो रही है, एक में किसी नॉन रेजिडेंट की इनकम निकालने की बात हो रही है। तो क्या ये आपस में कोरिलेटेड है दोस्तों? नहीं। ये कोरिलेटेड है या नहीं है? नहीं है या है? बिल्कुल है कोरिलेटेड। सबसेक्शन हमेशा अलग अलग पार्ट में उस पूरे सेक्शन को कंप्लीट करते हैं और ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, है ना। ये सारे मिलकर सबसेक्शन किसी सेक्शन को बनाते हैं और ये एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं माय डियर फ्रेंड्स। लेकिन जो क्लॉज होते हैं, क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट होते हैं और हर क्लॉज अपने आप में एक अलग कहानी गाता है। तो सेक्शन 10 में क्लॉज दिए हुए हैं, सेक्शन 5 में सबसेक्शन दिए हुए हैं। तो हमेशा डिफरेंस ध्यान रखो क्लॉज और सबसेक्शन के बीच में। क्लॉज हमेशा इंडिपेंडेंट होंगे, सबसेक्शन हमेशा डिपेंडेंट होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ऐसे ही दोस्तों कई बार प्रोवाइजो वर्ड आता है। जब मैं आपको इनकम टैक्स का लॉ पढ़ाऊंगा तो उसमें कभी कभी वर्ड आएगा प्रोवाइजो। प्रोवाइजो, ये प्रोवाइजो क्या है?
प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन, कंडीशन, दैट इज कॉल्ड प्रोवाइजो। हम किसी सेक्शन को पढ़ रहे हैं, हम उसके सब सेक्शन को पढ़ रहे हैं, हम किसी क्लॉज को पढ़ रहे हैं और पढ़ते टाइम बीच में एक वर्ड आ जाता है प्रोवाइजो। तो प्रोवाइजो का मतलब होता है कंडीशन, प्रोवाइजो का मतलब होता है एक्सेप्शन। जैसे सभी बच्चे क्लास में आएंगे बट राहुल को छोड़कर, राहुल अगर क्लास में आएगा तो ऐसे आएगा। तो ये प्रोवाइजो हो गया कि भाई सब बच्चे आएंगे लेकिन राहुल के लिए कुछ अलग बोल दिया मैंने, तो वो प्रोवाइजो हो गया। वहां मैंने कंडीशन लगा दी कि भाई ये सेक्शन या सब सेक्शन या क्लॉज जो भी बोल रहा है सही बोल रहा है, बट प्रोवाइजो ध्यान रखना, इसको छोड़कर, एक्सेप्शन को छोड़कर ध्यान रखना, मैंने कंडीशन लगा दी, वहां प्रोवाइजो वर्ड यूज होगा, राइट। दूसरी और होता है भाई एक्सप्लेनेशन। दूसरी और क्या होता है? एक्सप्लेनेशन। ये जो मैंने आपके सामने हाईलाइट कर रखा है ना, इसको पढ़ना ही मोर देन इनफ है। एक्सप्लेनेशन का मतलब होता है कि कोई भी बात अगर सेक्शन में लिखी है, कोई भी बात अगर सबसेक्शन या क्लॉज में लिखी है, उसको क्लैरिफाई करने के लिए, मतलब उसमें क्लैरिफिकेशन लाने के लिए एक्सप्लेनेशन दिए जाते हैं। कोई भी सेक्शन हो, कोई भी सब सेक्शन हो, कोई भी क्लॉज हो, उसमें जो बात मेंशन्ड है उसको क्लैरिफाई करने के लिए एक्सप्लेनेशन इशू किए जाते हैं। तो एक्सप्लेनेशन को इशू करने के पीछे पर्पज क्या है? बात को क्लैरिफाई करना। इट इज नॉट एक्सेप्शन। जैसे मैं आपको इसके भी एग्जाम्पल दे सकता हूं। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे डिडक्शंस, इनकम टैक्स में एक चैप्टर है उसका नाम है डिडक्शंस। डिडक्शंस का मतलब होता है कि जब हम आपकी टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करते हैं तो इनकम टैक्सेबल निकालते टाइम देयर आर सम डिडक्शंस जो आपको मिलते हैं। सेक्शन 80 GGB और GGC में मिलते हैं। ये दोनों सेक्शंस में आप लोगों को पढ़ाऊंगा। अच्छा, इसमें क्या होता है, जब आप पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन देते हो, जैसे बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, बसपा, सपा, बहुत सारी पार्टीज हैं, इनको अगर कोई भी बंदा पॉलिटिकल डोनेशन देगा तो उसे दोस्तों टैक्सेबल इनकम को कंप्यूट करते टाइम डिडक्शन मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी माय डियर फ्रेंड्स? डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाती है, राइट। अब जब आप इन सेक्शन को पढ़ते हो, डिडक्शन की बात करते हो, तो वहां पर दोस्तों इन सेक्शंस में एक प्रोवाइजो जोड़ दिया गया है। मैं आपको एग्जाम्पल देकर समझा रहा हूं, बाकी तो ये सेक्शन जब आएंगे तो हम इनको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो जब आप सेक्शन 80 GGB GGC पढ़ोगे डिडक्शन वाले चैप्टर में, तो वहां पर एक प्रोवाइजो जोड़ा गया है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी को डोनेशन दो, कोई दिक्कत नहीं है, आपको उसके लिए डिडक्शन मिलेगा। क्या मिलेगा माय डियर फ्रेंड्स? डिडक्शन मिलेगा। लेकिन अगर ये चीज आप कैश में दे रहे हो, ये डोनेशन अगर आप कैश में दे रहे हो, तो डिडक्शन अवेलेबल नहीं होगा। कैश में देने पर डिडक्शन नहीं मिलेगा। तो ये प्रोवाइजो हो गया ना, ये कंडीशन हो गई ना कि भाई देखो कैश मत दियो, बाकी तो दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही दोस्तों जब आप 80 GGB GGC पढ़ते हो तो वहां पॉलिटिकल पार्टी को एक्सप्लेन किया गया है, एक्सप्लेनेशन दिया गया है कि भाई पॉलिटिकल पार्टी किसको मानते हैं। तो हमारे देश में सेक्शन 29A बनाया गया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट। उसके अंदर जो भी पार्टी रजिस्टर्ड है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट में जो भी पार्टी रजिस्टर्ड है, उसे ही यहां पर पॉलिटिकल पार्टी माना जाएगा। मतलब इट इज कॉल्ड एक्सप्लेनेशन। ये समझाना हुआ, एक्सप्लेन करना हुआ। लेकिन ऊपर जो लिखा था कि भाई कैश में डोनेशन मत देना, दैट इज कॉल्ड प्रोवाइजो, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन।
आई थिंक दोस्तों बात बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी। हाँ सर, बात बहुत जोर से समझ में आई। चलो जी, बहुत बढ़िया। एक होता है एनुअल फाइनेंस एक्ट। मैंने अभी अभी बताया था कि भाई एवरी ईयर हमारी कंट्री में जो फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के, वो एक बजट सेशन में बिल प्रेजेंट करते हैं। बिल का मतलब होता है कोई भी कानून जब बनता है, वो जब एक्ट बनता है ना, तो एक्ट से पहले उसको बिल बोलते हैं। मतलब उस बिल पर पहले चर्चा होती है, चाय पर चर्चा। ऐसे ही दोस्तों बिल के ऊपर पहले संसद में चर्चा होती है। राहुल गांधी खड़े हो जाते हैं, मोदी जी खड़े हो जाते हैं, विपक्ष चिल्लाता है हाय 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 हाय, फिर उनको बाहर निकाला जाता है। तो वो सारा बिल के ऊपर डिस्कशन होता है, राइट। फिर वो बिल जब पार्लियामेंट के दोनों हाउस में, एक होती है लोकसभा, एक होती है राज्यसभा, बोथ हाउस में जब वो बिल पास हो जाता है, वहां पर जो हमारे देश के प्रेसिडेंट हैं वो अपनी एसेंट दे देते हैं। तो दोस्तों एसेंट देने के बाद वो कानून का रूप ले लेता है, वो एक फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो फाइनेंस बिल पर पहले चर्चा होगी, चर्चा के बाद दोनों हाउस में उसको पास किया जाएगा, फिर वो फाइनेंस एक्ट बन जाएगा। अच्छा, इस फाइनेंस एक्ट में जो भी बातें हैं उसके अकॉर्डिंग एवरी ईयर इनकम टैक्स लॉ को अमेंड किया जाता है। ये जो इनकम टैक्स का एक्ट होता है भाई, इसको क्या किया जाता है, अमेंड किया जाता है। तो इनकम टैक्स के लॉ में जो भी चेंजेस आते हैं वो एनुअल फाइनेंस एक्ट के थ्रू लाए जाते हैं एवरी ईयर, ठीक है। अच्छा दोस्तों, ये जो फाइनेंस एक्ट होता है, देखो ये एग्जाम में एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन बन सकता है। जैसे ही फाइनेंस एक्ट आता है, एवरी ईयर आता है दोस्तों, हर साल आता है, फरवरी के महीने में आता है हर साल। तो जैसे ही माय डियर फ्रेंड्स फाइनेंस एक्ट आएगा, फाइनेंस एक्ट हमेशा 4 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, 4 पार्ट्स। ये जो फाइनेंस एक्ट है ये हमेशा 4 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो हमारा पार्ट नंबर 1 है, जो हमारा पार्ट नंबर 1 है फाइनेंस एक्ट का, फर्स्ट शेड्यूल, फाइनेंस एक्ट का जो हमारा फर्स्ट शेड्यूल है, उसका जो हमारा पार्ट नंबर 1 है, उसमें जो भी रेट्स बताई जाती हैं, जो भी हमारे को रेट्स बताई जाती हैं, ठीक है, उसमें जो भी रेट्स बताई जाती हैं वो रेट्स होती है टैक्स रेट्स, ठीक है, वो हमेशा हमारी टैक्स रेट्स होती हैं। तो पार्ट 1 में हमें टैक्स रेट बताई जाती है जो इस साल लगेंगी। पार्ट नंबर 2 में क्या बताया जाता है, तो इनकम टैक्स की रेट हर साल डिक्लेयर होती है। जैसे ही फाइनेंस एक्ट पास होगा, उसका जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट, उसके अंदर दोस्तों आपको इनकम टैक्स की रेट दी जाएंगी कि भाई टैक्स कैसे कैसे लगना है। अगर आप कंपनी हो तो कैसे लगेगा, अगर आप फर्म हो तो कैसे लगेगा, अगर आप कोई एओपी या बीओआई हो तो कैसे लगेगा, ऐसे वहां पर लगाया जाता है, राइट। लेकिन जो हमारा पार्ट नंबर 2 होता है, उसके अंदर कौन सी रेट बताई जाती है, पार्ट नंबर 2 में कौन सी रेट बताई जाती है, वहां पर दोस्तों रेट बताई जाती है टीडीएस वाली, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। मतलब इनकम टैक्स जो डिडक्ट होगा, जो टैक्स डिडक्ट होगा, वो कौन सी रेट से होगा, वो हमेशा हमें पार्ट नंबर 2 में बताया जाता है। टीडीएस का जो रेट होता है वो हमेशा पार्ट नंबर 2 में आता है। इनकम टैक्स की रेट हमेशा पार्ट नंबर 1 में होती है, टीडीएस की रेट हमेशा पार्ट नंबर 2 में होती है, राइट। टीडीएस का पूरा चैप्टर है, आप टेंशन मत लो, पढ़ाऊंगा आपको। पार्ट नंबर 3 में क्या होता है दोस्तों, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको बहुत सारे बच्चे छोड़कर चले जाते हैं। क्लासेस में भी ये कह दिया जाता है जी छोड़ दो, ये काम का नहीं है। मैं कह रहा हूं जी इनमें से क्वेश्चन बनेंगे। पार्ट नंबर 3 क्या होता है, फाइनेंस एक्ट का पार्ट नंबर 3 क्या होता है, उसमें रेट होती है भाई सैलरी।
सैलरी जो इनकम है, सैलरी हेड, आपको मैं जो पहला इनकम का चैप्टर पढ़ाऊंगा वो है सैलरी हेड। तो जो सैलरी नामक हमारा हेड होता है, जो हमारा सैलरी नाम का हेड होता है, वहाँ पर इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होगा उसकी रेट हमको पार्ट नंबर 3 में बताई जाती है। पार्ट नंबर 3 में सैलरी पर इनकम टैक्स कैसे लगाया जाएगा, उसका टीडीएस कैसे काटा जाएगा। एक एडवांस टैक्स नाम का चैप्टर है, एडवांस टैक्स, वो कैसे कैलकुलेट होगा फॉर द फाइनेंशियल ईयर, ये बात हमको पार्ट नंबर 3 में बताई जाती है। तो पार्ट नंबर 3 में क्या है, सैलरी इनकम पर कितना टैक्स डिडक्ट होगा, एडवांस टैक्स का कैलकुलेशन कैसे होता है। दोस्तों ये सारी बातें हमें पार्ट नंबर 3 में बताई जाएंगी। ये सारा डिस्कशन हमारा पार्ट नंबर 3 में होता है ना। ये सारी बातें कहां बताई जाएगी, पार्ट नंबर 3 में। इसके बाद हमारा पार्ट नंबर 4 होता है। पार्ट नंबर 4 में हमको रूल्स बताए गए हैं। किस बात के रूल्स बताए गए हैं भाई, कंप्यूटिंग नेट एग्रीकल्चर इनकम। दोस्तों हमारे देश में एग्रीकल्चर इनकम एग्जम्प्ट होती है, ऐसा हमको बोला जाता है, लेकिन एक सिचुएशन है जहां पर हमें एग्रीकल्चर इनकम पर टैक्स लगाना पड़ता है। तो उसके जो रूल्स हैं वो आपको पार्ट नंबर 4 में बताए जाते हैं। तो बताओ भाई, जल्दी से बताओ, फाइनेंस एक्ट के अंदर 4 पार्ट होते हैं और चारों पार्ट में क्या क्या चीजें होती है। पार्ट नंबर 1 में इनकम टैक्स की रेट होती है कि भाई जिस फाइनेंशियल ईयर की हम बात कर रहे हैं उसका टैक्स किस रेट से लगाना है। पार्ट नंबर 2 में टीडीएस की रेट होती है, उस फाइनेंशियल ईयर में टैक्स डिडक्शन एट सोर्स किस रेट से होगा। टीडीएस क्या होता है, कैसे होता है, ये मैं आपको टीडीएस के चैप्टर में पढ़ाऊंगा। पार्ट नंबर 3 में जो सैलरी इनकम है उसका टीडीएस और एडवांस टैक्स की रेट होती है, एडवांस टैक्स की। और पार्ट नंबर 4 में क्या होता है, नेट एग्रीकल्चर इनकम के रूल्स होते हैं। जो हमारी नेट एग्रीकल्चर इनकम है भाई, उसके रूल्स हमको बताए जाते हैं, रूल्स हमको बताए जाते हैं। तो ये 4 पार्ट हैं, ये 4 पार्ट आपको पढ़कर जाने हैं, समझ कर जाने हैं। तो हमने इनकम टैक्स एक्ट 1961 के बारे में पढ़ा, हमने फाइनेंस एक्ट के बारे में पढ़ा, और थर्ड जो हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स रूल्स 1962। दोस्तों ये जो इनकम टैक्स रूल्स होते हैं, इनके पीछे पर्पज क्या होता है, तो इनके पीछे पर्पज होता है भाई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स। हमारे देश में दोस्तों 2 तरह के बोर्ड बने हुए हैं। एक का नाम है सीबीडीटी। सीबीडीटी हमारे देश में डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने वाला बोर्ड है। और एक होता है भाई साहब सीबीआईसी, ये हमारे देश में इनडायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने वाला बोर्ड है। एक का नाम सीबीडीटी है और एक का नाम सीबीआईसी है। सीबीडीटी डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने वाला बोर्ड है और सीबीआईसी इन डायरेक्ट टैक्स को कंट्रोल करने वाला बोर्ड है। सीबीआईसी का फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। अच्छा, सीबीडीटी जो होता है वो रूल्स बनाता है फॉर द पर्पज ऑफ द एक्ट। ये जो सीबीडीटी होता है वो यहाँ पर रूल्स बनाता है, रूल्स। और वो किस बात के रूल्स बनाता है भाई, एक्ट को चलाने के लिए एक्ट के प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के रूल्स सीबीडीटी बनाता है ना, कि भाई एक्ट सही तरीके से काम करे। उसके लिए जो रूल्स बनाए जाते हैं वो रूल्स यहाँ पर बनाए जाते हैं भाई प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए। अच्छा, दीज रूल्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड इनकम टैक्स रूल्स। ये जो रूल्स होते हैं उनको इनकम टैक्स रूल्स 1962 कहा जाता है। तो ये जो एक्ट है दोस्तों इनकम टैक्स का, उसको सपोर्ट करने के लिए जो भी रूल्स बनाए जाएंगे दैट इज कॉल्ड इनकम टैक्स रूल्स 1962।
ये बात समझ में आई आप लोगों को? इज इट क्लियर और नॉट? तो एक एक्ट होता है, एक रूल्स होते हैं। रूल्स हमेशा क्लैरिफिकेशन देते हैं, रूल्स हमेशा एक्ट को सपोर्ट करते हैं। रूल्स कभी भी एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकते भाई। रूल्स कभी भी एक्ट के अगेंस्ट नहीं हो सकते। और जो एक्ट होता है वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट नहीं हो सकता। ये बात आपको अच्छे से समझ लेनी है। क्लियर है या नहीं है? हां सर, बहुत जोर से क्लियर है। सर्कुलर अभी समझाया था थोड़ी देर पहले। सर्कुलर्स आर इशूड बाय सीबीडीटी फ्रॉम टाइम टू टाइम। सर्कुलर सीबीडीटी के द्वारा जारी किए जाते हैं टाइम टू टाइम विद सर्टेन स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स एंड क्लैरिफाई द डाउट्स। तो जो भी हमारे डाउट्स हैं, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स हैं, उनको क्लैरिफाई करने के लिए सीबीडीटी सर्कुलर जारी करता है। वो एक तरह से ऑफिसर्स को गाइड करने का काम करता है। अच्छा, डिपार्टमेंट हमेशा बाउंड होता है सर्कुलर से। डिपार्टमेंट के लोग ये नहीं कह सकते कि मैं सर्कुलर को नहीं मानूंगा। अरे कैसे नहीं मानेगा? अब मानना पड़ेगा, सर्कुलर मानना पड़ेगा। सारे इनकम टैक्स के ऑफिसर को सर्कुलर मानना पड़ेगा। हां, लेकिन जो असेसी है, जो टैक्स पेयर है दोस्तों, वो सर्कुलर से बाउंड नहीं है। असेसी कैन चैलेंज द सर्कुलर। असेसी का मतलब है टैक्स पेयर, आप और हम जैसे लोग। हम सर्कुलर को कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, क्योंकि सर्कुलर इज ओनली क्लैरिफिकेशन। वी आर नॉट बाउंड फ्रॉम दी सर्कुलर। लेकिन जो नोटिफिकेशन होता है, ओहो, जो नोटिफिकेशन होता है, इट मस्ट बी इशूड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। नोटिफिकेशन सेंट्रल गवर्नमेंट इशू करती है। अच्छा, नोटिफिकेशन जो होता है ना, वो लॉ में चेंज करने के लिए होता है। अच्छा, नोटिफिकेशन से सब लोग बाउंड होते हैं? हाँ, उससे डिपार्टमेंट भी बाउंड होता है। डिपार्टमेंट को भी मानना पड़ेगा, असेसी को भी मानना पड़ेगा, सबको मानना पड़ेगा। तो नोटिफिकेशन मानना सबके लिए जरूरी है। सर्कुलर सबके लिए मानना जरूरी नहीं है, लेकिन नोटिफिकेशन तो सबको ही मानना पड़ता है। ओहो, इसके बाद होते हैं जी लीगल डिसीजंस ऑफ कोर्ट। कोर्ट के जो लीगल डिसीजंस होते हैं कानून के, हमारे देश में सबसे बड़ा कोर्ट का नाम क्या है? सुप्रीम कोर्ट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट हमारी कंट्री का सबसे बड़ा अपेक्स कोर्ट है। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय होता है दोस्तों, वो हमेशा लॉ ऑफ लैंड होता है, मतलब सबको मानना पड़ता है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई डिसीजन दे दिया तो वो सबको मानना पड़ेगा। जबकि हाई कोर्ट का जो जजमेंट होता है वो केवल रेस्पेक्टिव स्टेट पर अप्लाई होता है। जैसे राजस्थान हाई कोर्ट का जजमेंट है तो वो केवल राजस्थान पर एप्लीकेबल है, यूपी का है तो वो यूपी पर है। तो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है, सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है, वो एक तरह से लॉ ऑफ लैंड है। वो पूरे भारत में, वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। लेकिन जो हाई कोर्ट का जजमेंट है दोस्तों, वो रेस्पेक्टिव स्टेट के ऊपर एप्लीकेबल होता है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस सर। तो ये केस लॉ लेकिन अभी आपको नहीं पढ़ने हैं, ये सब फाइनल लेवल पर होते हैं। तो इतनी सारी चीजें मिलकर एक पूरे एंटायर इनकम टैक्स लॉ को बनाती है। इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर, फाइनेंस एक्ट, केस लॉज, इतनी सारी चीजें मिलकर एंटायर इनकम टैक्स लॉ को बनाती है। तो केस लॉस का जो वेटेज होता है वो हमेशा फाइनल लेवल पर है, इंटर लेवल पर नहीं है दोस्तों।
तो ये बात समझ में आई सब लोगों को? हाँ सर, बात बहुत जोर से समझ में आई। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। इनकम टैक्स में आज जो हम डिस्कस करेंगे दैट इज कॉल्ड चार्ज ऑफ इनकम टैक्स। चार्ज का मतलब होता है जी चार्ज। कोई भी लॉ जब पढ़ोगे तो सबसे पहले उसका चार्ज पढ़ना पड़ता है। चार्ज का मतलब होता है चार्जिंग सेक्शन। कोई भी कानून जब आप पढ़ोगे दोस्तों, सबसे पहले आपको उसका चार्जिंग सेक्शन पढ़ना पड़ेगा। चार्जिंग सेक्शन का मतलब होता है ऑन व्हाट बेसिस द इनकम इज चार्जेबल टू टैक्स। तो अगर मैं इनकम टैक्स की बात करूं तो इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन है 4। इनकम टैक्स का चार्जिंग सेक्शन कौन सा है? 4। उसमें यह कहा गया है टैक्स शैल बी चार्ज at the rates prescribed for the year by the Finance Act। मतलब टैक्स लगाया जाएगा और टैक्स लगाने के लिए जो रेट्स होंगी वो क्या होंगी? तो भाई जिस ईयर में टैक्स लगाया जाता है उस ईयर की जो रेट प्रेस्क्राइब्ड होती है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। और आपको मैंने अभी अभी बताया था कि जो हमारा पार्ट नंबर 1 है उसमें जो रेट दी गई है उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगेगा। चार्ज जो होता है वो एवरी पर्सन पर होता है। ओहो, एवरी पर्सन। पर्सन का मतलब क्या है? पर्सन कौन है? तो दोस्तों इनकम टैक्स में पर्सन को भी डिफाइन किया गया है। देयर आर 7 कैटेगरीज ऑफ पर्सन। 7 ऐसे लोग हैं भाई जिनको इनकम टैक्स में पर्सन माना गया है। और इनकम टैक्स जो लगेगा वो दोस्तों पर्सन की इनकम पर लगेगा। तो पर्सन को जानना भी हमारे लिए बहुत जरूरी है कि भाई पर्सन आखिर में कौन है ना? तो पहली बात तो पर्सन की इनकम पे टैक्स लगता है। दूसरी बात, जो भी रेट प्रेस्क्राइब्ड है फाइनेंस एक्ट में उसके अकॉर्डिंग टैक्स लगता है। तीसरी बात है टैक्स जो लगेगा वो टोटल इनकम पे लगेगा। टोटल इनकम का मतलब होता है, देखो मेरा ऑब्जेक्ट इनकम निकालना नहीं है दोस्तों, मैं आपको ये सब इसलिए पढ़ा रहा हूं क्योंकि हम टैक्सेबल इनकम निकालेंगे। इनकम होना अलग बात है और किसी इनकम पर टैक्स लगना अलग बात है दोस्तों। इनकम अलग चीज होती है लेकिन उस इनकम पर टैक्स लगना अलग बात होती है। तो इनकम निकालना हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट है दोस्तों टैक्सेबल इनकम को निकालना। और टैक्सेबल इनकम कैसे निकलती है? हमारे क्वेश्चन में इनकम तो दी हुई होगी, हमें उस सारी इनकम को एक बार लिखकर एज पर लॉ बहुत सारे डिडक्शंस मिलते हैं, बहुत सारी एग्जम्पशंस मिलती हैं, वो माइनस करनी पड़ती है। उसको माइनस करने के बाद जो इनकम निकल कर आती है दैट इज कॉल्ड टैक्सेबल इनकम। दोस्तों मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, वो कहते हैं सर मेरी इनकम बोले 2 दोगुनी रात चौगनी बढ़े। कोई नहीं चाहता दोस्तों कि उसकी इनकम कम हो। क्या आप चाहते हो? क्या मैं चाहता हूं? कोई नहीं चाहता। सब चाहते हैं जी हमारी इनकम 2 दोगुनी रात चौगनी बढ़े, बहुत ज्यादा बढ़े। लेकिन हर पर्सन एक चीज चाहता है कि मेरी टैक्सेबल इनकम कम हो, मुझे टैक्स कम देना पड़े। मतलब मेरी इनकम तो खूब हो लेकिन उस इनकम पर जो टैक्स लगेगा वो बहुत कम हो। तो हमारा ऑब्जेक्ट दोस्तों कभी भी इनकम को निकालना नहीं है। हमारा ऑब्जेक्ट टैक्सेबल इनकम को निकालना है। और ये जो टैक्सेबल इनकम होती है ये कंप्यूट होती है आफ्टर टेकिंग ऑल डिडक्शंस एंड ऑल एग्जम्पशंस। अच्छा, उसे हम लॉ की भाषा में बोलते हैं टोटल इनकम। क्या बोलते हैं? टोटल इनकम। तो टैक्स जो लगेगा वो टोटल इनकम पर लगेगा। टोटल इनकम अर्न ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर में जो भी इनकम आप कमाते हो उसके ऊपर टैक्स लगता है। अच्छा, प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स कब लगता है भाई? असेसमेंट ईयर में लगता है। कौन से ईयर में लगता है? असेसमेंट ईयर में।
लेकिन लॉ के अंदर कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाती है। अगर मैं प्रीवियस ईयर में इनकम कमाऊंगा तो दोस्तों उसका जो असेसमेंट है वो प्रीवियस ईयर में ही हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो प्रीवियस ईयर अलग चीज है, असेसमेंट ईयर अलग चीज है। ये मुझे बहुत डिटेल में समझाना पड़ेगा, ये पूरे लॉ में काम आने वाली चीज है ना। ये मैं भी समझाऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जो टैक्स लगाया जाता है वो एवरी पर्सन की टैक्सेबल इनकम पर लगाया जाता है। टैक्सेबल इनकम बोलो या टोटल इनकम बोलो, एक ही बात है। प्रीवियस ईयर की इनकम पर टैक्स का जो असेसमेंट है वो असेसमेंट ईयर में होता है। लॉ में कुछ एक्सेप्शंस बताए गए हैं जहां पर प्रीवियस ईयर की इनकम प्रीवियस ईयर में ही टैक्सेबल हो जाती है। तो ये सारी बातें हैं भाई जो मैंने आपको डिटेल में बताई है। आई थिंक दोस्तों बात बहुत बढ़िया से समझ में आ रही होगी। अच्छा, मैं कह रहा था ना पर्सन कौन होता है। दोस्तों पर्सन का मतलब बहुत सारे तरह के लोग होते हैं। किसको पर्सन कहा जाता है? एक इंडिविजुअल भी पर्सन है, एक HUF भी पर्सन है, जो AOP और BOI है वो भी पर्सन है, फर्म भी एक पर्सन है, कंपनी भी एक पर्सन है। ये सब लोग क्या हैं दोस्तों? ये सब लोग पर्सन हैं। हमें जो टैक्स देना पड़ेगा वो किसी पर्सन की टैक्सेबल इनकम पर देना पड़ेगा। तो इसके लिए हमें पर्सन को समझना बहुत ज़रूरी है। टोटल इनकम क्या होती है, टैक्स पेबल क्या होता है, ये सारी बातें समझनी है भाई। तो इसके लिए हमको नंबर ऑफ स्टेप्स लगाने पड़ते हैं। देखो हमारा ऑब्जेक्ट दोस्तों इतना सा है कि हमारे सामने देखो एग्जाम में क्वेश्चन आएगा और हमें उस क्वेश्चन में बहुत सारी इनकम गिवन होगी और हमें क्या करना पड़ेगा कि वो जो इनकम हमारे क्वेश्चंस में है, देयर आर नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ इनकम, सो वी हैव टू कन्वर्ट दीज टाइप्स ऑफ इनकम इनटू टोटल टैक्सेबल इनकम। उन सारी इनकम्स को दोस्तों हमें टैक्सेबल इनकम में कन्वर्ट करना पड़ेगा और इसके लिए दोस्तों हमें बहुत सारे स्टेप्स लगाने पड़ेंगे। देयर आर नंबर ऑफ स्टेप्स और वो सारे स्टेप लगाकर ही हम टैक्सेबल इनकम को निकाल सकते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट स्टेप है दैट इज कॉल्ड डिटर्मिनेशन ऑफ रेजिडेंशियल स्टेटस। हमारा सबसे पहला काम होगा जी रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करो। सबसे पहला काम क्या होगा? रेजिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करो। रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब होता है कि दो तरह के स्टेटस होते हैं, एक होता है रेजिडेंट, एक होता है नॉन रेजिडेंट। इसके लिए पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं। क्योंकि दोस्तों जब तक आपको रेजिडेंशियल स्टेटस का पता नहीं चलता है यू कैनॉट कंप्यूट टोटल टैक्सेबल इनकम। रेजिडेंट बनने की कंडीशंस अलग है लॉ में, नॉन रेजिडेंट बनने की कंडीशंस अलग है। जब आप रेजिडेंट बनोगे तो पूरे ग्लोबल इनकम पर टैक्स लगेगा, नॉन रेजिडेंट में कौन कौन सी इनकम पे टैक्स लगेगा। तो सबसे पहला जो काम है इस पूरे इनकम टैक्स लॉ में वो होता है जिस पर्सन की इनकम पर टैक्स लगा रहे हो उसका रेजिडेंशियल स्टेटस निकालो। क्या निकालो? तो दो तरह के स्टेटस होते हैं, रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट। सबसे पहला काम यही होगा स्टेटस निकालना, क्योंकि जैसा स्टेटस होगा उसी के अकॉर्डिंग दोस्तों इनकम पर टैक्स लगाया जाएगा, राइट। तो मैं आपको रेजिडेंशियल स्टेटस निकालना सिखाऊंगा। अभी आपको ये सारा थ्योरी नहीं पढ़ना है, जो मैंने हाईलाइट किया है बस उतना सा पढ़कर जाओ। रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ पर्सन डिटरमाइंस द टैक्सेबिलिटी ऑफ द इनकम। मतलब किसी भी इनकम पर टैक्स लगना है या नहीं लगना है, इट डिपेंड्स अपॉन रेजिडेंशियल स्टेटस। और दोस्तों रेजिडेंशियल स्टेटस का मतलब सिटीजनशिप से नहीं है, इट इज अ डिफरेंट थिंग। ये इनकम टैक्स में निकालना पड़ता है। जब तक आप रेजिडेंशियल स्टेटस नहीं निकालोगे तब तक आप किसी भी पर्सन की टोटल इनकम को कंप्यूट नहीं कर सकते, राइट। तो आई थिंक दोस्तों ये सारी बातें समझ में आई होगी।
दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2। बस आप ऐसे ही पढ़ते रहिए दोस्तों, सारी चीजें क्लास में कवर करवाऊंगा, सारे क्वेश्चन क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, हर दिन जो पढ़ा अगले दिन उसका रिवीजन करेंगे, है ना। मैराथन हम करेंगे, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे। बस आपको साथ में चलना है, जितना बोलूं उतना करना है। चलिए जी, थैंक यू सो मच। क्लास अच्छी लगी तो अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर जरूर करो। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। लाइक कर दोगे तो बहुत बढ़िया लगेगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा, जोश दिल में जगाते चलो और जीत के गीत गाते चलो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।